केवल आपके परिवार को नहीं बचाएगी, ये जिससे मिलेंगे, जिसके संपर्क में आएंगे, उससे बचाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो युद्ध है कोरोना के खिलाफ, वो ऐसा दुश्मन है जो ना दिखाई दे रहा है, ना उसका अभी तक ठीक से पता चल रहा है। ये बात आप जान लीजिए। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट सभी इस कोरोना वैक्सीन को खोजने में लगे हैं, लेकिन जो WHO की रिपोर्ट्स है, अभी भी ऐसी बात सामने आती है कि ये अपना नेचर बदलता है, जिसकी वजह से अभी तक इसका इलाज खोजने में ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ऐसा दुश्मन है जो भेष बदलता है, लेकिन उस दुश्मन के लिए हमें केवल 3 ही बातों का ध्यान रखना है, और उन 3 बातों में लापरवाही हमारे पूरे समाज और हमारे पूरे देश के हित में नहीं है। बेहद शुक्रिया हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ में सभी का OP सिंह जी हैं, पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद, नैनपाल सिंह रावत चेयरमैन है हरियाणा सरकार में, सुरेश चंद्र जी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और शरद भटनागर फिरको के CFO हैं। सभी का स्वागत। पहला सवाल नैनपाल जी आपसे। नैनपाल जी, ये बात लगातार हो रही है कि इन चीज़ों का पालन किया जाए। आपका जो एरिया है, जो विधानसभा है, वो गांवों से आती है। ग्रामीण हलकों में इस तरह की स्थिति दिखती ही नहीं है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो मास्क की बात हो, और चाहे वो सैनिटाइजेशन की बात हो। क्या कहेंगे, गाँव के लेवल पर जागरूकता कम क्यों है? धन्यवाद सुंदर जी, OP सिंह साहब, भटनागर जी व अन्य हमारे साथी। सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल को, इंडिया न्यूज़ को तहे दिल से अपने क्षेत्र और हरियाणा सरकार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत बड़ी मुहिम इस महामारी के चलते आप लोगों ने छेड़ी है, और कोरोना से बचाने के लिए जो आपने ये कदम उठाया है वो निसंदेह बहुत ही सराहनीय है। मैं उसकी बहुत बहुत दिल से प्रशंसा करता हूं, अपने और अपने क्षेत्र की तरफ से भारी भारी प्रशंसा करता हूं। जहां तक मेरे क्षेत्र की बात है या ग्रामीण अंचल की बात है, बहुत कम ही ये कोरोना, चाहे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार की सूझबूझ से, चाहे देश के बहुत ही यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से, क्योंकि मैं समझता हूं कि जितना भी अपने आप को जो देश हाईटेक समझते थे, हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे समझते थे, वो लोग भी इसके जो वार है, महामारी का जो वार है, उससे बच ना सके, और बहुत बड़ा लॉस उन लोगों ने उठाया है। उसके अपेक्षा इंडिया को बचाने में, भारत को बचाने में हमारी दोनों ही सरकारों ने, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री की बात हो या हरियाणा सरकार की बात हो या शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों की, और मैं इसके साथ साथ धन्यवाद सभी डॉक्टर्स का, सभी जो एसोसिएशंस हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कदम से कदम मिलाकर, खास तौर पर पुलिस का जो चेहरा इस बीमारी के चलते देखने को मिला, मैं समझता हूं कि सारे समाज के सामने पुलिस का एक बहुत अच्छा चेहरा। नेताओं का जो चेहरा, जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो जाती है उनकी सभाओं में, वो स्थिति अभी भी नहीं बदली। देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि भीड़ इकट्ठी, मान लीजिए मेरे पास भी 200 से 400 500 आदमी जब हम यहाँ रहते हैं तो डेली मिलने आते हैं, लेकिन इस बात का हमने विशेष ध्यान रखा है। और मैं ग्रामीण अंचल की बात कर रहा था कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना बहुत कम पैर अपने पसार पाया, और क्योंकि जो चाहे वो ईंट भट्टों का काम है, चाहे कटाई का काम है, चाहे ढुलाई का काम है, चाहे किसान का अन्य काम है, उन्होंने ऑलरेडी सोशल जो ना डिस्टेंस के माध्यम से ही वो करते रहे हैं। और या इनकी ये लगा लो कि उनकी इम्यूनिटी जो पावर है वो थोड़ी सी अच्छी होती है, मेहनती लोग होते हैं, तो उनमें ये खासतौर पर मेरे क्षेत्र में कोरोना बहुत कम पैर पसार पाया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अब हम कहीं ना कहीं इससे लापरवाह होते जा रहे हैं, और लापरवाही कहीं हमें दोबारा से इस बीमारी महामारी के जाल में ना फंसा दे। मैं तो अपने क्षेत्र के लोगों से, जिला के लोगों से और हरियाणा वासियों से एक ही विनती करता हूं कि अभी भी हमें इससे बहुत चौकन्ना रहना है। जितना सावधानी हमने बरती है उससे ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे ये चला जाएगा, वैक्सीन दवाई आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक ही हम सब लोग पहले की तरह दिनचर्या में उतर आएंगे। तो इसलिए मेरी सभी से अनुरोध है कि इससे बचने के लिए अभी सोशल डिस्टेंसिंग,
हाथ धोने का और बहुत जो उस पर विचार करने की ज़रूरत है। धन्यवाद सुंदर जी। ये जिस तरह से बात आप सब लोगों को ये लग रहा होगा कि एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है, अजीब सी स्थिति है, सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन सच में अजीब सी स्थिति है कि ये एक छोटी सी बातें हमें बार बार कहने के बावजूद भी इनकी पालना कहीं दिखती नहीं है, इसलिए आपको बार बार कही जा रही हैं। तो बोर होने की ज़रूरत नहीं, इसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। ओपी सिंह जी फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं। कमिश्नर साहब, वहाँ दरअसल ये जो डर है, चाहे वो कानून को मानने का डर हो या फिर इस बीमारी का डर हो, ये नहीं है। वहाँ आप लोगों की सख्ती नहीं है, या ये सख्ती ही है जो काम आती है कि नियमों की पालना ज़रूरी है। देखें कि गांव के बारे में इस तरह की बात करना कि वो नियमों को नहीं जानते मानते हैं, ये कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाइड नज़रिया है। गांव एक तरह से सोशल बबल है। शहर में क्या है कि नए लोग आते जाते रहते हैं, तो ये पता करना मुश्किल है कि कौन बीमार है कौन बीमार नहीं है। तो जैसे कि आईपीएल का मैच हो रहा है, तो जितने प्लेयर हैं उनका एक सोशल बबल है कि रोज़ वो मिलते हैं और एक दूसरे से उनको कम से कम खतरा है। तो उसी तरह गांव में बाहर के लोगों की आमद रफ्त ज़्यादा नहीं है, तो गांव के लोग रोज़ ही आपस में मिलते जुलते हैं, तो उनके एक दूसरे से ट्रांसमिशन का खतरा नहीं है, क्योंकि अभी भी ये मान के चल रहे हैं लोग कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है कोरोना का। जी। तो एक सोशल बबल में रह रहे हैं। और जैसे कि फरीदाबाद को 250 फैमिली के ऊपर हमने एक बीट ऑफिसर दे रखा है, तो वो उनसे मिलते हैं जाकर और कई मामले में उनको जागरूक करते हैं। एक तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बोलते हैं कि किसी को अपना OTP ना दें, किसी लिंक पर क्लिक ना करें। दूसरा जो सेफ्टी है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, जी। उसमें आपको समय और ध्यान लगाना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस के भरोसे रह के और पुलिस की निंदा शिकायत करके बात नहीं बनेगी। उसमें तीसरी बात ये भी है कि कोरोना जो है इसका खतरा है, और जैसे सर्दियों का मौसम शुरू होगा ये खतरा और बढ़ेगा, क्योंकि जब गर्मी थी तो वो उड़ जाया करता था या फिर इवापोरेट हो जाता था, अब वो ज़्यादा समय तक हवा में रहेगा, तो सर्दियों में कोरोना का रिस्क और बढ़ेगा। और इससे बचने के वही 3 तरीके हैं कि अपना मास्क लगाएं, लोगों से दूरी रखें, अपना हाथ धोएं। तो इतनी बड़ी बात ये नहीं है, जैसे कि बाएं चलना सड़क पर, और खाने का परहेज़ रखना, एक्सरसाइज करना, तो ये लाइफ स्टाइल है। तो कोरोना के आने से लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है, और व्यवहार में परिवर्तन वर्षों के संघर्ष के बाद आता है। तो हमें लगता है अब तक लोगों ने बड़े अच्छे से इसको माना है, आगे और मानेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो सड़कों पर लोग मर रहे होते। तो मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि जो सरकार के स्तर से व्यापक प्रयास हुए हैं, तो उसका, और लोगों ने खुद जो इस बात को समझा है, तो उसकी वजह से कंप्लायंस हुई है, उसी से स्थिति नियंत्रण में है। बिल्कुल ठीक बात है कि सतर्कता की बात हो रही है। और दूसरी बड़ी बात ये कि ये उसी तरह आम चीज़ है कि चाहे वो सड़क की तरफ बाएं चलना है, जैसे कमिश्नर साहब बता रहे हैं, बड़ी बुनियादी सी चीज़ है। ब्रश करना होता है सुबह, इस तरह की चीज़ें हैं, फिर क्यों लापरवाही। हमारे साथ गांव की हमने जिक्र किया, गिरिराज सिंह यादव हैं, सरपंच हैं चंदावली गांव के। बड़ा प्रयास किया है उन्होंने बड़ा प्रयास किया है कि गाँव में इस जागरूकता, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, जो कोरोना से लड़ने की लड़ाई है, उसके लिए एक बड़ा काम किया है। गिरिराज सिंह जी कुछ सवाल करना चाहते हैं, सरपंच साहब करिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ गिरिराज सिंह यादव हैं, ग्राम चंदावली के सरपंच जी। इनका भी कोई क्या सवाल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने उपायुक्त महोदय जी नहीं हैं, उनका, अपने पुलिस कमिश्नर OP साहब का, और मेरे अपने पृथला विधानसभा क्षेत्र के चेयरमैन है जो अपने नैनपाल जी का मैं बहुत सरपंच साहब सवाल कीजिए। तो मेरा सवाल ये है कि जितना अभी तक कोरोना के बारे में विस्तार से चर्चा हुई, तो इनमें बड़ा योगदान रहा है अपने, जहाँ तक सबसे ज़्यादा तो मैं पुलिस का कहूँगा कि पुलिस कमिश्नर ने बहुत ही इतना मेहनत की। हमारे जो सिपाही थे, जो भी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए बहुत मेहनत की जी, और लोगों की बहुत सेवा की जी।
तो दूसरी बात, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, विधायक साहब पृथ्वी विधान क्षेत्र से आते हैं, मेरे अपने क्षेत्र से ही आते हैं, इन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और जागरूक के साथ साथ जो हमारी ग्राम पंचायतों से पृथ्वी विधानसभा क्षेत्र से कई करोड़ रुपए, जैसे हमारी ग्राम पंचायत ने 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए, और भी कई इनके क्षेत्र में जो पंचायत आती है, तो आर्थिक स्थिति से भी काफ़ी मदद की। जी। तो काफ़ी सवाल क्या है जागरूक। आपका? सवाल मेरा यही है कि आज जो बेरोजगारी कोरोना की वजह से हुई है, हमारा INT क्षेत्र में आता है, गांव हमारे जो पृथ्वी विधानसभा क्षेत्र के, तो मेरी तो प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके चैनल द्वारा जो बात जी हमारी पहुंचाई जी, जाए। सरपंच साहब बहुत वाजिब सवाल उठाया है। शरद जी, मैं आपके पास आऊँगा। मशहूर उद्योगपति हैं, CFO हैं। शरद साहब, ये एक बड़ी चुनौती, क्योंकि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा रोजगार पर मार पड़ी। आप क्या देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है उनको सही सपोर्ट मिल रहा है, या कुछ ऐसी स्थितियां और बनाने की ज़रूरत है प्रशासन और सरकार की तरफ से कि कम से कम जो रोजगार की स्थिति है वो प्रभावित ना हो? देखिए, इसके बारे में एक ही चीज़ कहूँगा जी कि जैसे हमारी कंपनी फ्रिक इंडिया लिमिटेड है, वो उनके यहाँ से कोई भी किसी को निकाला नहीं गया है, सबसे बड़ी बात। और साथ के साथ अपने ऐसी भी कई अपॉर्चुनिटी दी हैं जिसके लिए बंदा यदि ये तालियों वाली बात है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग सब जगह हो रही है, लेकिन शरद साहब की कंपनी में बाकायदा ये स्थिति तो बनी नहीं है और प्रोत्साहन दिया गया है। जी कहिए अपनी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ बाकी की कंपनीज को भी ये ध्यान देना चाहिए, यदि उनकी प्रोडक्शन आज की डेट में कम हो रही है तो आगे कम से कम वो इस तरीके से काम करें कि बंदे निकाले ना जाएं, कम से कम रिटेन किए जाए, ताकि कल की डेट में जब आज से 1-2 महीने, वैसे तो आज की डेट में यदि देखा जाए तो प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हो रही है, तो लोगों को अपना ध्यान देना चाहिए कि इसके बारे में कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है उसके ऊपर इस तरीके से ना ध्यान दिया जाए, और बेटर ये है कि वो अपना इंडस्ट्री के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रोग्रेस की जाए। लाइक जैसे इन्होंने भी बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह सिर्फ यही नहीं है कि बंदों के पास काम नहीं है। कुछ इंडस्ट्री तो ऐसी हैं जो वास्तव में बंद हो गई हैं, लेकिन उनके लिए हमारी सरकार की तरफ से एक ही गुजारिश है कि थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया जाए, सब्सिडाइज़ किया जाए, ताकि उनके पास जो, क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भाई आप अपने कर्मचारियों को वेतन दें, जी, दूसरी तरफ उनके पास ऑर्डर नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इस कंडीशन में या तो वो सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत उन्हें सब्सिडी मिले ताकि वो कम से कम बंदों को निकालें ना, 20-30%, 40% रिडक्शन करके एटलीस्ट बंदों को अपने पास रखें, ताकि उनकी घर की जो चूल्हा चक्की है वो तो चलता रहे। और बाकी रहा जहाँ तक अपनी कंपनी का, बाकी आसपास की जितनी भी कंपनियाँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ फरीदाबाद के एरिया में उतना दिक्कत नहीं है ये, जितनी कि गुड़गांव, दिल्ली और आसपास के इलाकों में काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि वहाँ पर IT इंडस्ट्रीज़ काफ़ी हैं। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फिर भी लेबर इंटेंसिव यूनिट होती हैं, यदि उनके यहाँ प्रोडक्शन चल रहा है तो दे कैन ईजिली रिटेन द पीपल। शरद जी ने बड़ी बात कही है कि देखिए फरीदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेबर को सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि और शहरों की मुकाबले पूरे देश की बात कर रहे हैं। ये फरीदाबाद के लिए फ़ख्र की बात है कि यहाँ रोज़गार छीने नहीं जा रहे हैं, जितनी हालत पूरे देश में दूसरी जगह पर है। हमारे साथ सुरेश चंद्र जी हैं, मशहूर एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। सर, ये स्थिति, क्योंकि स्कूलों का जिस तरह से बात करें, बहुत सारा रोज़गार जुड़ा हुआ है, टीचर्स हैं और सारा स्टाफ होता है। जब एक स्कूल चलता है तो कम से कम सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है। वहाँ भी ये कोरोना की मार पड़ रही है, और उसी तरह पड़ रही है क्योंकि स्कूल बंद है। स्थिति ये आ गई है कि पेरेंट्स कहते हैं कि फ़ीस क्यों दी जाए, और आप लोग कहते हैं कि भाई इनको, जो आपका स्टाफ है उनको हम कहाँ से दें। ऐसी स्थिति का सामना कैसे कर रहे हैं आप लोग? कोरोना में क्या संदेश आपकी तरफ से? कोरोना में एजुकेशन क्षेत्र को आपने इस डिस्कशन के लिए चुना, धन्यवाद। और पूरे हरियाणा में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्कूलिंग एजुकेशन प्रभावित हुई है, और इस दौर में स्कूलों ने, सरकारों ने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए
वो सारे की सारी टेक्नोलॉजी मुहैया कराई है और बच्चों को स्कूल में शिक्षा मुहैया कराई है। और इस दौरान मैं एक चीज़ और कहूँगा, पूरे आंकड़े उठा के देखें 22 मार्च से लेकर आज तक 0 साल से 17 साल तक का एक भी कोरोना का पेशेंट कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं हुआ है, जितना भी हमने टीवी के अंदर माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से रहा है। इसकी वजह शायद ये है रही कि स्कूल बंद रहे और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर रही और बच्चों को घर पे ही पढ़ाई दी गई जी। इस दौरान निश्चित रूप से जो अभिभावक थे उनकी सैलरी पे भी क्वेश्चन मार्क लगा है, उनके भी काम धंधों में रुकावट आई है और स्कूल की भी एक अलग लेवल पर चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि स्कूल के साथ भी इतना बड़ा स्टाफ जुड़ा हुआ है। सरकार के कुछ निर्णय आए, कोर्ट के निर्णय आए, उसके बाद जो निर्णय आए स्कूलों ने उसको एक एक लाइन को माना और पेरेंट्स से अनुरोध किया और मैं उन पेरेंट्स का बड़ा धन्यवादी हूँ। पूरे हरियाणा के अंदर तकरीबन पेरेंट्स ने अपने इस चीज़ को समझा है और उनकी जो सरकार की गाइडलाइन थी, कोर्ट की गाइडलाइन की, उसके अनुसार फीस जमा कराई है। कुछ परसेंटेज हमेशा हर जगह स्कूल की तरफ भी और पेरेंट्स की तरफ भी होती है, लेकिन जो जो समय बीतता जाएगा वो परिस्थिति भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब सभी चीज़ें खुल चुकी हैं। स्कूल के खुलने की बारी है। अब स्कूल खुलने के लिए स्कूल भी अपने आप को तैयार कर बैठे हैं। सरकारी ये बड़ा सवाल है। स्कूल में बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेवारी अब बढ़ रही है। स्कूलों की जिम्मेवारी जाहिर सी बात है अब बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में आप लोगों को कई सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। आपसे YMCA के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो सवाल करना चाहते हैं। जी रखिए अपनी बात, आप सभी लोग भी सवाल कर सकते हैं। जी मेरा क्वेश्चन सुरेश चंद्र जी से है। जैसे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही हैं, तो उनके अब तो स्कूल भी खुल चुके हैं, तो फिर वो क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं स्कूल में कि पेरेंट्स को एश्योरेंस हो कि अगर वो अपने बच्चे स्कूल भेजते हैं तो वो सेफ हैं वहाँ पे। ये बड़ा सवाल उठा है कि किस तरह की प्रिपरेशन है आप लोगों की तरफ से कि बच्चे को बगैर डर के आपके स्कूल भेज दें। जी, स्कूलों ने अपने यहाँ सैनिटाइजेशन, बच्चे का टेम्परेचर चेक करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था सरकारी स्कूलों ने भी, जैसे मेरे अधिकारियों से बात होती है, और हमारे स्कूल्स ने भी, हमारे वेबिनार मीटिंग के दौरान बात हुई है। कुछ स्कूल में मैं व्यक्तिगत रूप से विजिट किया, सोनीपत भी किया मैंने, करनाल भी गया कुछ स्कूलों में, वहाँ पर भी पूरी व्यवस्था की गई है। अब सरकार ने आदेश दिया था कि स्कूल पेरेंट्स की 9th to 10th पेरेंट्स की कंसेंट के साथ खोलें। मेरे पास 1250 बच्चों में से केवल 40 पेरेंट्स की कंसेंट आई। अभी यूपी में स्कूल खुले 9% की अटेंडेंस रही है, क्योंकि पेरेंट्स के मन में एक स्वाभाविक डर है कि कहीं ना कहीं अभी तक बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। स्कूल में जाकर के कहीं पर किसी न किसी रूप से ड्राइवर है, कंडक्टर है, स्टाफ है स्कूल का, कहीं ना कहीं से वो ना ले, कोई बीमारी का, कोई कोविड का कोई उस पर सिग्नेचर साइन ना आ जाए। इसलिए कुछ कंट्रीज़ के अंदर स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई है सोशल 50% स्ट्रेंथ के साथ। 50% स्ट्रेंथ के साथ उसी समय क्लास ऑनलाइन भी चलें और स्कूल से भी क्लासेस चलें। एक टाइम के अंदर कम समय के अंदर कम सब्जेक्ट रख करके उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। हम ये भी कर सकते हैं 2 दिन एक ग्रुप आ जाए, दूसरे दिन 2 दिन और ग्रुप आ जाए, यानी कि 2 पार्ट की बजाय हफ्ते में 6 दिन है, 6 दिन में 2-2 दिन के पार्ट बना करके अलग अलग बच्चों को बुला करके कम संख्या के साथ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी होगी और करनी चाहिए। ऐसा मेरा हमने लेटर भी लिखा सीएम साहब को। बहुत सारे सुझाव दिए हैं। निश्चित रूप से ये सुझाव कोरोना की जंग में साबित होंगे मील का पत्थर। लेकिन ओपी सिंह साहब, ये दरअसल ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई है कि डरें कि ना डरें। ना डरें तो ये मुश्किल कि कहीं कोरोना की चपेट में आ जाएं, डरें तो फिर ये जीवन है वो नॉर्मल नहीं होने का नाम ले रहा है। ऐसी स्थिति में बैलेंस कैसे बने, चाहे वो, और खासकर बच्चों वाली स्थिति तो बड़ी बेहद गंभीर है। डरने से तो कोई बात बनेगी नहीं। हमें ये मान के चलना है कि बदले हालात में हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जी, तो जो पहले का रूटीन था कि बच्चे बस में ठसाठस भरे हैं, क्लासरूम में भरे हैं, खेलों के मैदान में भरे हैं, तो उसको आने में भी टाइम लगेगा। जब तक बच्चे वैक्सीनेट या सारे वैक्सीनेट नहीं हो जाते तब तक वो स्थिति नहीं बनने वाली है।
लेकिन जो जीवन स्तर में, जो जीवन शैली में बदलाव की चीज़ है कि आपका जैसे कि वही मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने वाली बात है, तो इसको अडॉप्ट करके और एक सोशल बबल का कॉन्सेप्ट जो है कि मान लिया जाए कि बाहर के लोगों से बहुत इंटरेक्शन नहीं हो लेकिन एक ग्रुप आपस में ज़रूर मिल सकता है। तो आई थिंक कि सोशल बबलिंग से भी तो हमें लगता है 2, 4, 5, 6 महीने में हम ये कॉन्फिडेंस जनरेट कर लेंगे कि चला सकते हैं स्कूल को। पहले वाले स्केल पर तो नहीं, लेकिन कम स्केल पर चला सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में अब मास्क ऐसा बनेगा जो कि पहनने में आसान होगा और फिल्टर भी करेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, हाथ धोना बहुत बड़ी चुनौती नहीं है जी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि काम चलाओ ही सही, जिंदगी चल पड़ेगी। जी देखिए, ये आदत अमूमन हम सभी में दिख रही है कि हम हाथ धोने का या मास्क लगाने की बात हो रही है, लेकिन सर ने बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी है और वो सोशल डिस्टेंसिंग अमूमन हम भूल जाते हैं जैसे ही घर से निकलते हैं। और नैनपाल साहब, आप नेताओं की स्थिति तो ये है कि उन्हें ना चाहते हुए भी कई लोगों से घिरना पड़ता है, मिलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला मामला है, जो फिजिकल दूरी की बात है, ये बड़ी गंभीर चुनौती बन गई है। इसको लोग रख नहीं पा रहे हैं या ये हो नहीं पा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को समझते नहीं हैं। कई लोग अपनी बहुत नज़दीक आके बात कहते हैं, लेकिन अब ये सारा आवाम जनमानस जान चुका है कि अभी कोरोना गया नहीं है, तो हमें इसके साथ जीना है, इससे बचना है। क्योंकि लाइफस्टाइल, जैसे अगर बरसात आती है तो हम छाते का इस्तेमाल करते हैं या अन्य और चीज़ों का, सर्दी आती है तो गर्म कपड़ों का करते हैं, तो इसी प्रकार से जो अभी सभी हमारे साथियों ने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, अच्छी तरह हाथों को साफ करना, मास्क पहनना, इन चीज़ों से हम किसी ना किसी तरीके से अपना बचाव भी कर सकते हैं और दिनचर्या को भी अपनी बखूबी पूरा कर सकते हैं। तो आज के समय पे मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल डिस्टेंस रखा जा सकता है, बात को दूर से भी सुना जा सकता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, अन्य माध्यम से, वर्चुअल रैली के माध्यम से बहुत सारे साधन अब अलग अलग पैदा कर लिए इसके साथ। तो हम साधन जुटाकर डिस्टेंस बढ़ाकर इससे निसंदेह बच सकते हैं, बचा जा सकता है। तो मेरी तो आज के दिन केवल आपके चैनल के माध्यम से यही है, मेरी सरकार की भी यही रही है कि कोरोना से निसंदेह बचा सकता है। और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में लोगों ने जो जागरूकता है उसका सहारा भी काफ़ी लिया है। उसी का कारण है कि हम अन्य देशों से मुकाबले इसको मार पाए हैं, इससे बच पाए हैं और कोरोना जैसी बीमारी की चपेट में हमारे बहुत कम लोगों को यहाँ से आना पड़ा है। ये इसीलिए हो पाया है कि हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम सभी पर ये उंगली उठा रहे हैं कि सभी इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि अगर 100 लोग करते हैं और उनमें से एक लोग नहीं करता है तो वो बराबर हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, बड़ी तेज़ी से ये वायरस फैलता है, इसलिए ये बार बार ये चीज़ें कही जा रही है। बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, जिस तरह से इस शपथ कार्यक्रम में। एक सवाल है सर, एक सवाल है आपसे। जी रखिए अपनी बात, माइक दीजिए। आप बोलिए, मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा, आप रखिए अपनी बात। जी हेलो, हाँ जी सर, मैं राष्ट्रीय महिला जागृति मंच से फरीदाबाद की प्रेसिडेंट हूँ, नीलम चौधरी। सर मैं ये पूछना चाहती थी, हमारे शिक्षाविद जो हैं कि आजकल सभी पेरेंट्स के पास तो आपका एडवांस फ़ोन तो होंगे ही नहीं, तो जिन बच्चों की एजुकेशन ऑनलाइन चल रही है और वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, फ़ोन की वजह से या कहते हैं, तो उन लोगों के आगे रिज़ल्ट का क्या होगा? मतलब बच्चे कैसे, वो तो पीछे रह जाएंगे क्योंकि वो तो डेली अटेंड कर नहीं पा रहे हैं। तो सर आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि उनका साल खराब हो जाएगा या उनको किस तरह से कवर किया जाएगा? जी जवाब दीजिए। जी धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सर। निश्चित रूप से सभी स्कूलों ने ये व्यवस्था की है कि बच्चे की एजुकेशन बराबर हो, क्योंकि ये विषम परिस्थिति है
पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए भी, सरकार के लिए भी। ऐसी स्थिति में हम सब ने मिलकर के एक ही प्रयास करना है कि बच्चे का साल खराब ना हो। और उस लेवल पे सरकार के भी CBSE के ऑर्डर्स आए हैं कि उन्होंने सिलेबस को भी रिड्यूस किया है। जितना कम समय हमारे पास होगा उस कम समय के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करेंगे। जब भी स्कूल खोलेंगे, कहीं सैटरडे ऑफ है या संडे को भी कुछ क्लासेस लगा करके उस काम को उसकी भरपाई करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद जी, बेहद शुक्रिया आप सभी का। और सभी ने यही कोशिश, एक बार ये शपथ दोहराई है कि आप इन नियमों का पालन करें ताकि हम इस महामारी से